नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश कुमार है। नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग होने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर आप 2019 की पेरिस में हुई मीटिंग में प्रेसिडेंट जेलेंस्की के हाव भाव देखेंगे, भाव भंगिमा देखेंगे, तो वो पुतिन का मखौल उड़ाते नज़र आ रहे थे। लेकिन आज 2022 में जब फुल स्केल वॉर शुरू हुई रूस और यूक्रेन के बीच में, तब से लेकर और मैं कहूँगा 2019 की उस आखिरी मीटिंग से लेकर पहली बार पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने होंगे, नज़रों से नज़रें मिलाएंगे, बायलेटरल मीटिंग करेंगे। हालांकि इस मीटिंग की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, फाइनल नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि 2 हफ्तों के अंदर ये दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में मीटिंग होने वाली है। और अगर जेलेंस्की और पुतिन के बीच मीटिंग हो गई तो फिर एक ट्राइलेटरल मीटिंग उसके तुरंत बाद होनी है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति, व्लादिमीर पुतिन होंगे, रूस के राष्ट्रपति, और जेलेंस्की होंगे, वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। अभी तक राष्ट्रपति पुतिन जेलेंस्की से सीधे बात करने से कतरा रहे थे, लेकिन अब वो राजी हो गए। प्रेसिडेंट ट्रंप के 15 अगस्त की मीटिंग के बाद कुछ ऐसा जादू हो गया है कि अब तीनों राष्ट्रपति एक ट्राइलेटरल मीटिंग कर सकते हैं। तो ये डेडलॉक जो है 24 फरवरी 2022 से चला आ रहा था कि जहां कोई बातचीत नहीं हो रही थी, मिलिट्री इन्वेजन हो रहे थे, मिलिट्री एस्केलेशन हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, यहाँ तक कि ओरेशनिक जैसी मिसाइल का भी इस्तेमाल हो गया। लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी गई यूक्रेन को, स्टॉर्म शैडो और तरह तरह की, और युद्ध में हजारों लाखों लोग मारे गए। 3.5 साल लगभग युद्ध को हो चुके हैं, चौथे साल में ये युद्ध चल रहा है। लेकिन अब जब ये पीस डील होने वाली है, शांति समझौता होने वाला है, तो इस समझौते का स्वरूप कैसा होगा, इसके बारे में सभी लोग गैस कर रहे हैं। क्या जेलेंस्की अपनी जो टेरिटरी है, यूक्रेनियन टेरिटरी है, क्या वो रशिया को दे देंगे? और रूस क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा डॉनबास के लिए, जो उसने ऑक्यूपाई किया मिलिटरली, सिक्योरिटी गारंटी जो यूक्रेन चाहता है उसके एवज में? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये पीस डील होती है, शांति समझौता होता है, तो अमेरिका को क्या मिलने वाला है इस पीस डील से? और क्या अमेरिका, जैसे उसने यूक्रेन के साथ एक मिनरल डील की थी, क्या वो रूस के साथ भी करने वाला है? पर इस सबसे भी बड़ा सवाल जो है, जो सबके सामने मुंह बाए खड़ा है, वो है कि अगर पीस डील नहीं मटेरियलाइज होती है, शांति समझौता नहीं होता है, तो शांति समझौता नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? क्या बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी, या फिर ये बड़ी लड़ाई इतनी बड़ी होगी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी? इस सब के जवाब, आपके इन सब सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा पूरे फैक्ट्स, फिगर्स और पर्सपेक्टिव के साथ। बस एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा। नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट में आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, अंदर तक सतही नहीं जानकारी बल्कि अंदर तक की जानकारी देखने को मिलने वाली है। नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 18 अगस्त को एक बायलेटरल मीटिंग तो पहले तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ की ओवल ऑफिस में। ये पुरानी मीटिंग के इतर बहुत बेहतरीन मीटिंग थी। यहाँ जेलेंस्की टी शर्ट में नज़र नहीं आए, बल्कि एक ओवरकोट भी पहने हुए थे ब्लैक कलर का, और जेडी वांस के साथ उनका अच्छा संवाद हुआ। केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही थी बाकी लोगों के साथ। जेलेंस्की इस बार इतने कन्फ्रंटिंग मोड में नहीं थे और ट्रंप भी उनको समझ रहे थे, काफ़ी पॉजिटिव थे उनके लिए। और इस मीटिंग के बाद लगभग 40 मिनट प्रेसिडेंट ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बात की, और इसके तुरंत बाद एक नेक्स्ट राउंड टेबल हुई जो कि यूरोपियन लीडर्स के साथ हुई थी, जिसमें जेलेंस्की भी थे। और इन सभी लीडर्स ने, उसमें फ्रांस के इमानुएल मैक्रों भी थे, इटली की जॉर्जिया मेलोनी भी थी, उसमें जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च भी थे, और उसमें बहुत सारे और यूरोपियन लीडर्स थे, अलेक्जेंडर स्टब भी थे। तो कुल मिलाकर इस मीटिंग के दौरान ये समझ में आया कि ये सभी लोग, नाटो के मार्क रट भी थे, ये सभी लोग यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और ये यूरोपियन लीडर्स, ये सभी लोग रूस के साथ शांति चाहते हैं, युद्ध रोकना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ ट्रंप की लीडरशिप के अंडर करना चाहते हैं। ये इस बात पे सबसे बड़ी सहमति हो गई।
ओवल ऑफिस की मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेलेंस्की को एक मैप दिखाया था जिसका टाइटल था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट मैप। इसमें कुछ एरियाज दर्शाए गए थे जो कि रशिया के कंट्रोल में हैं और रूस के कंट्रोल में कंटेस्टेड हैं, और शेडिंग भी थी उसमें कि हाईलाइट जो पार्ट है ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन के, जिसमें क्राइमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, जफरेजिया एंड खेर्सन भी हैं। ये सभी जो पार्ट्स हैं ये अब रशिया के कंट्रोल में हैं। तो जेलेंस्की को पॉइंट आउट किया गया और उन्होंने कहा कि ये डिटेल्स आपके साथ मैप शेयर की गई हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये शेयर की गई हैं, अप्रिशिएट किया उन्होंने। ट्रंप ने कहा इट्स ए गुड मैप, कि अच्छा मैप है। जेलेंस्की ने जवाब दिया कि मैं सोच रहा हूँ इनको वापस कैसे लिया जाए, अब ये एरिया तो चले गए हाथ से। तो ट्रंप साहब ने कहा हंसते हुए कि ये बताएंगे कैसे लिया जाए। तो एक बहुत सीरियस डिस्कशन के बीच में अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको बहुत लाइटली लेते हैं, स्माइल और लाफ से जवाब देते हैं, तो आप समझिए कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी है। यानी कि यूरोपियन लीडर्स और जेलेंस्की ये समझ चुके हैं कि अब बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस उनको करने ही करने हैं। तो यहाँ पर इस मीटिंग में ट्रंप ने जेलेंस्की को ये अश्योर किया कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो यूरोप की मदद से यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करेंगे पीस डील में। अब वो कैसी होगी, वो सिक्योरिटी गारंटी का नेचर क्या होगा, क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या आर्किटेक्चर होगा, उसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। अधिकतर यूरोपियन लीडर्स और जेलेंस्की जो है वो कंसिस्टेंट थे कि भाई हमें जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी गारंटी है, वो नेटो के आर्टिकल 5 की तरह होना चाहिए। जैसे नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी एक देश पर, नेटो कंट्रीज जो भी मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक देश पर भी कोई अगर आक्रमण करता है तो सब पूरा नेटो उनको मिलकर जवाब देगा। तो इसलिए कोई उनको आक्रमण ही नहीं करता। उनको पता है कि ये बहुत ही फॉर्मिडेबल मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आर्टिकल 5 की तरह उसी की तर्ज पे यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं। और ये सिक्योरिटी गारंटी ऐसे हों जो 94 की तरह ना हो कि न्यूक्लियर वेपन भी यहाँ से चले गए यूक्रेन के, और ना रूस ने उसको बचाया और ना अमेरिका ने बचाया। रूस ने तो बल्कि उल्टा आक्रमण कर दिया। तो ट्रंप ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि यूक्रेन को कोई नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलने वाली है। तो नेटो का आर्टिकल 5 तो यहाँ चलने वाला नहीं है। और अब ये आर्किटेक्चर क्या होगा सिक्योरिटी गारंटी का, इट मे बी ए वर्क इन प्रोग्रेस। अभी काम चल रहा होगा, बातचीत चल रही होगी। अब सबसे बड़ा सवाल मैं समझता हूँ कि सब लोग ये सोच ही रहे होंगे कि क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन वो राजी हो जाएंगे यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्सेस को अपने बॉर्डर पर देखने के लिए, या उन एरियाज़ में जो उनके कब्जे में है, या जो यूक्रेन वापस उनको देना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्स जो अब तक वो मना करते रहे कि नहीं होना चाहिए, उनसे उनकी रूस की सुरक्षा को ख़तरा है, तो वहाँ पर अब क्या होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे 15 अगस्त की जो वार्ता हुई पुतिन और ट्रंप साहब के बीच में, उसके बाद तुरंत पुतिन साहब ने एक बहुत बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट जो है उन्होंने डॉनबास एरिया में भेज दिया था। अब वो डॉनबास एरिया जैसे वो DPR और LPR कहते हैं, लुहांस्क और डोनेस्क, वहाँ पे टैंक्स, आर्टिलरी वो सब भेज दिए गए। और उसके विजुअल्स सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह थे। क्रीमिया को तो उन्होंने 2014 में वापस ले लिया था। अब यूक्रेनियन और जो यूरोपियन हैं वो भी थक चुके हैं कि 4 साल होने वाले हैं वॉर को, ये युद्ध रुक नहीं रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। भाई मिलिट्री इसलिए होती है कि अगर आप टेबल पे बैठ के समझौता नहीं कर पाएँ, बातचीत से हल नहीं निकाल पाएँ, तो फिर युद्ध होता है। पर यहाँ तो युद्ध में लगातार चलता ही चला जा रहा है। अब बात फिर से टेबल पे आ गई है, तो किसी ना किसी को तो समझौता करना पड़ेगा। यूक्रेन ने बहुत सारी टेरिटरी अपनी खो दी है, 30% के आसपास टेरिटरी चली गई है। उनके सिटीज़ जो हैं, शहर तबाह हो चुके हैं, लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, फौजों को तो छोड़िए। इकॉनमी जो है उनकी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, कर्ज के तले दब चुके हैं। तो अब यूक्रेन क्या डॉनबास को देगा, और क्या रूस राजी हो जाएगा बिना पीस डील के? ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे बिना पीस कीपिंग फोर्स के यूक्रेन राजी होगा और कैसे बिना डॉनबास लिए हुए रूस राजी होगा, क्योंकि उसने तो पहले ही लुहांस्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दी और डोनेस्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दी, फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली हैं। रूस किसी कीमत पे यूक्रेन को
अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 बेलारूसियंस के लिए और यूक्रेनियंस के लिए वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी, क्योंकि उनको अपनी संस्कृति, उनको लैंग्वेज बहुत पसंद है। डॉनबास का जो एरिया है वहाँ पे रशियन और यूक्रेनियन दोनों हैं। माँ अगर रशियन है तो पिता यूक्रेनियन है, ऐसे हालात हैं। पर यूक्रेन ने वहाँ पे उनकी लैंग्वेज बंद कर दी, संस्कृति पे हमला हो गया, ऑर्थोडॉक्स चर्च पे गाज गिर गई। तो इसलिए वो रूट कॉज ऑफ वॉर कहते हैं इसको रशियन, और वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। सर्गेई लैवरोव ने, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और पुतिन ने खुद कई बार कहा है, उनकी अप्रीहेंशंस हैं कि ये रूट कॉज ऑफ वॉर है, कि नेटो उनके सीमा पे आ जाएगा अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लिया। तो ये समझौता ऐसे होने वाला नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था। अब कीव को भी ये है, क्या वो समझौता करेंगे तो अपने पब्लिक को क्या जवाब देंगे। तो ऐसा सिनारियो हो जो दोनों को सूट करे। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं, इसीलिए उन्होंने मिनरल डील यूक्रेन के साथ कर ली थी। रूस ने तब कहा था कि आप हमारे इलाके में जो हमने कब्जा कर लिया है, उन इलाकों पे आप हमसे मिनरल डील कर लीजिए, रेयर अर्थ निकालिए। तो अब क्या रूस के साथ में अमेरिका कोई मिनरल डील करेगा, या यूक्रेन के पास अगर डॉनबास चलेगा तो क्या डॉनबास में भी अमेरिका का वर्चस्व होगा मिनरल रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने के लिए। तो ये सवाल सबके सामने मुंह बाए खड़े हैं। अगर अमेरिका और रशिया की मिनरल डील होती है तो कब होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले तो पीस डील होगी, उसके बाद ही कोई मिनरल डील रूस और अमेरिका के बीच हो सकती है। नहीं तो सब लोग कहेंगे आपने इसमें अपना पौवा सेक लिया जी, तो बीच में आपने भी अपना मलाई खा ली। तो अमेरिका को कटघरे में खड़ा करेंगे लोग कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसीलिए तो अमेरिका अगर ये डील करेगा तो बाद में करेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प साहब, वो एक रिवर्स पॉलिसी जो है, थोड़ा जियोपॉलिटिक्स पे हम आते हैं। तो हेनरी किसिंगर साहब की जो पॉलिसी थी कि रूस को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करो, चाइना को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करो। तो जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो उन्होंने चाइना को रूस के खिलाफ, कम्युनिज्म को ख़त्म करने के लिए, रशियन कम्युनिज्म जो था वो उसको ख़त्म करने के लिए चाइना का इस्तेमाल किया। चीन को ज़रूरत थी उस समय, वो भी अपना यूनाइटेड नेशन से लेके हर जगह अपना वर्चस्व चाहता था, उनको भी अपना इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना था। रूस के साथ उनका बॉर्डर डिस्प्यूट भी था। तो हेनरी किसिंगर साहब ने रूस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए चीन का इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब अमेरिका को लगता है कि रूस से ख़तरा नहीं है, अभी चाइना से ख़तरा है, चाइना, रशिया और ईरान का जो नेक्सस है वो सबसे बड़ा उनके लिए सिरदर्द है आज की डेट में। तो वो जो भी चीन के दोस्त हैं उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहते हैं। तो ये एक रिवर्स पॉलिसी ट्रम्प साहब जो है, जो 1970 में हेनरी किसिंगर ने इस्तेमाल करी कि चीन के साथ रेपो बना लो, सोवियत को अगर वीक करना है, तो वैसे ही अब ट्रम्प ने कह दिया कि चाइना को अगर वीक करना है तो रूस को दोस्त बना लो। तो ये सिर्फ वहीं नहीं हो रहा, ये दुनिया के अलग अलग इलाकों में ट्रम्प साहब कर रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, BRI है पाकिस्तान में, जिसका अब तक अमेरिका विरोध करता आया। भारत तो करता ही है क्योंकि वो हमारे सॉवरेन एरिया में जा रहा है और जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो वहाँ पर ट्रम्प साहब कहते हैं पाकिस्तान से हाथ मिला लेते हैं, ट्रेड डील कर लेते हैं, मिनरल निकालेंगे, ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो ऐसा कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे वो रिवर्स कर रहे हैं जिससे कि जो चाइना की रीच है उसको वो कंटेन कर सकें। तो उनके लिए फ्रैगमेंटेड यूरेशिया जो है वो ज़्यादा सूट करता है। वो एक ब्लॉक की तरह नहीं देखना चाहते उसको, उनसे उनको ख़तरा है। और रूस में बहुत सारी ऑयल है, गैस है, यूरेनियम का भंडार है, क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स है जिसकी अमेरिका को भरपूर ज़रूरत है। वो चीन पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहता है और इसीलिए वो सब चाइना से जा रहा है। तो अपने रिलेशंस अमेरिका जो है रूस के साथ अच्छा करना चाहता है, उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहता है। जहाँ जहाँ चीन का उन मार्केट में इन्फ्लुएंस है, उनकी जो मिनरल मोनोपोली चोक पॉइंट्स उनको ख़त्म करना चाहता है। और यूक्रेन बार्गेनिंग चिप है इस सब के बीच में, डोनबास के दे दे, क्रीमिया दे दे, तो लीगल फ्रेमवर्क में आ जाएंगे। तो ये प्राइस तो अब यूक्रेन को देना पड़ेगा, यूरोप को देना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि शांति। और रूस जो है वो भी इस चीज़ को समझता है, अमेरिका की इस ज़रूरत को समझता है, क्योंकि तब चीन ने रूस को वीक किया और वो WTO तक में शामिल हो गया। और उसके बाद रूस से ज़्यादा इकोनॉमी, जो रूस चीन का दोस्त था, उससे बॉर्डर डिस्प्यूट भी सेटल कर लिया। लेकिन
चीन की इकोनॉमी उससे बूमरैंग कर गई और बहुत ऊपर चले गए वो WTO ज्वाइन करने के बाद। बॉर्डर पे शांति जब हो गई रूस के साथ, चीन के बॉर्डर पे, तो चीन को फ़ायदा हुआ। अब रूस भी शायद वही करेगा। तो वेस्टर्न ऑर्बिट में नहीं आए, चाइना को बैलेंस कर पाए, ऐसी ये कोशिश अभी इस शांति वार्ता में होगी। तो यूरोपियंस भी इसको समझते हैं और हो सकता है कि भविष्य में कभी रूस के साथ कन्फ्लिक्ट हो तो जो यूरोपियन फोर्सेस होंगी या जो अगर पुतिन साहब राजी हो जाएंगे तो कभी भी वो अपनी फोर्सेस को मूव कर सकते हैं। नाटो तो है ही। तो अभी सबसे बड़ा है कि जो चीन का डोमिनेंस है रेयर अर्थ मिनरल्स में, जियोपॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन जो चीन की मिनरल मोनोपोली है उसको ख़त्म करना चाहता है रूस। और इसीलिए ये जो चीन की रूस के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती थी कि अभी जब युद्ध हो रहा था तो चीन ये मिनरल सप्लाई कर रहा था रशिया को, वो सब ये नज़र लगा के देखे रहे थे कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पे सैंक्शन है, एल्युमिनियम, कॉपर, निकल, तो नॉन निकल जो रशियन फॉर्म है उनको पता लग गया कि ये तो चाइना में एक प्लांट बना रहा है, स्मेल्टिंग प्लांट, जो कि 2027 तक बन के तैयार हो जाएगा और उसमें जॉइंट वेंचर होगा चाइनीज़ स्मेल्टर का रूसी कंपनी के साथ में। तो उनकी जो चाइना की ज़ियामिन CND है और जियांगुआंग कॉपर है, वो सब इसके साथ मिलके एक प्लान बना रहे हैं जिससे कि जो फाइनल गुड्स बनेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे वो रशिया को चले जाएंगे। तो जो सैंक्शंस लगे हैं वो सैंक्शंस को बाईपास कर देंगे। तो ये एक नई तरीके के तरकीबें सोची गई रूस और चीन की तरफ से। अब अमेरिका को इसकी भनक लग गई तो अमेरिका चाहता था कि किसी तरह से ये जो इवेड कर रहे हैं सैंक्शंस, इसको ही ख़त्म कर दिया जाए, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में नहीं आए। तो वो चाहते हैं कि रूस से थोड़ी दोस्ती रखो। तो इस तरह से मिनरल चेसबोर्ड जो जिस पे वो शतरंज की बाजी खेलते हैं ट्रम्प साहब, उसमें अभी रशिया और यूक्रेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। अब ट्रम्प के टैरिफ ने हालांकि इस सबको बहुत ख़राब किया, उनके अलाइंस के साथ रिश्ते ख़राब हो गए। लेकिन अगर हम देखें कि चीन का डोमिनेंस कैसा है, क्योंकि ये सब युद्ध जो है यूक्रेन का युद्ध, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह मिनरल वेल्थ भी है यूक्रेन की। तो उनको देखें अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स, तो अभी रफली 85 से लेकर 90% जो पूरे दुनिया का ग्लोबल ट्रेड है रेयर अर्थ मिनरल्स का, उसकी रिफाइनिंग करता है चीन, जिसमें 68% कोबाल्ट है, 65% निकल है, 60% लिथियम है। और रेयर अर्थ जो आप देखिए 95% जो प्रोडक्शन है उसकी पूरी सप्लाई चेन पे चीन की ग्रिप है। अब रशिया जो है उसकी सप्लाई का कम है, डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 18% जो है पूरी वर्ल्ड का एंटीमनी जो है रशिया अगर 2022 का डेटा देखें तो वो सप्लाई करता है। चाइना 54% प्रोड्यूस कर रहा है। रशिया जो है 17% निकल कर रहा है सप्लाई वर्ल्ड में, क्लास 1 निकल, जो कि EV बैटरीज में काम आता है। अब मीडिया रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो चीन की जो कंपनियां हैं वो गैलियम सप्लाई कर रही हैं, जर्मेनियम सप्लाई कर रहे हैं, एंटीमनी सप्लाई कर रहे हैं रूस को, इनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, लेकिन रूस नहीं कर रहा है। तो मैं बहुत साधारण शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो मिनरल वेल्थ है पूरी दुनिया भर में, उसमें यूक्रेन के पास बहुत बड़ी मिनरल वेल्थ है। टाइटेनियम से लेके बहुत सारे मिनरल्स हैं, लिथियम रिजर्व्स हैं, निकल है, कोबाल्ट है। तो ऐसे में यूक्रेन का वो हिस्सा जहां डॉनबास में सबसे ज़्यादा मिनरल वेल्थ है, क्या अमेरिका और यूरोप उनको अपने कंट्रोल से जाने देंगे? अमेरिका तो शायद रूस से भी समझौता कर लेगा, क्या यूरोप जाने देगा? और क्या यूक्रेन जाने देगा? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि यूरोप ने 2021 में एक समझौता किया था यूक्रेन के साथ, जिससे वो अपने मिलिट्री बेस के लिए, अपने इंडस्ट्रियल बेस के लिए वो ये मिनरल को इस्तेमाल करना चाहते थे। अभी यूरोप का 100% लिथियम सप्लाई या मिनरल रेयर अर्थ मिनरल्स जो है 97% से भी ज़्यादा वो चाइना से होते हैं। और ये जो चाइना की ग्लोबल मोनोपोली चोक पॉइंट्स हैं, इसको अमेरिका और यूरोप और ये सब ख़त्म करना चाहते हैं। यूक्रेन टाइटेनियम का सबसे बड़ा, आयरन ओर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ऐसे में जो हेनरी किसिंजर साहब की पॉलिसी थी कि जब वो कोल्ड वॉर के समय में रूस को कंटेन करने के लिए चाइना को इस्तेमाल कर रहे थे, और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूटेड था रशिया के साथ में, और उनको इकोनॉमिकली आगे बढ़ना था, वो WTO ज्वाइन करना चाहते थे, तो उन्होंने दोनों को इस्तेमाल करने दिया, रूस को भी अपना इस्तेमाल करने दिया और अमेरिका को भी अपना इस्तेमाल करने दिया। तो वैसे ही पोजीशन अब फिर से आ गई है कि रूस आज की डेट में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है
अमेरिका के साथ हाथ मिला ले। तो जो रिवर्स पॉलिसी थी हेनरी किसिंगर साहब की, वो ट्रम्प साहब अभी फॉलो कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस ग्लोबल सप्लाई चेन में जहां पर चीन की मोनोपोली है और यूक्रेन के पास इतने बड़े रिजर्व हैं, क्या यूक्रेन उस रिजर्व को अपने हाथ से जाने देगा? और अगर नहीं, अगर रूस जो है डोनबास को वापस दे देता है यूक्रेन को, तो क्या सिर्फ ये लड़ाई रूट कॉज ऑफ वॉर जो नाटो के मेंबरशिप को लेकर थी, या फिर जो उनकी संस्कृति, उनकी लैंग्वेज और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च पे तीखा हमला वो था, क्या रूस इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि अगर ये शांति नहीं हुई तो ये लड़ाई बड़ी हो जाएगी, क्योंकि रूस किसी कीमत पे डोनबास को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने पहले से ही अपने मिलिट्री इक्विपमेंट, अपने आर्टिलरी, अपने टैंक्स डोनबास में 15 अगस्त को वार्ता से पहले रूस और अमेरिका की वार्ता से पहले उन्होंने उस समिट से पहले भेज दिए हैं। तो मुझे लगता है एक बार फिर अगर ये शांति समझौता फेल हो गया, ट्राइलेटरल पीस टॉक्स नहीं हुई, डील नहीं हुई, तो फिर वॉर एस्केलेट कर जाएगी और रूस बड़ा हमला करेगा। और ये हमला सीमित नहीं होगा, ये इसमें इतना ज़्यादा पावर है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। तो सभी देशों को चाहिए कि शांति वार्ता के लिए प्रार्थना करें और कोशिश करें कि ये शांति समझौता हो जाए, और दुनिया भर में लास्टिंग पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप नेशनल डिफेंस को सराह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।